नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 104 एंड 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हम लोग पढ़ेंगे, जो बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करती है। ये हमारा पार्ट 4 चल रहा है, लास्ट पार्ट है और चैप्टर है 7। उसके अंदर की ये सेक्शंस हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हम बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में काफी पढ़ चुके हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखा। अब सेक्शन 104 के बारे में 2 क्वेश्चन सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 104 एक लीगल मैक्सिम पर बेस्ड है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सेक्शन 104 भारतीय साक्ष्य अधिनियम या 101 इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सी लीगल मैक्सिम पर बेस्ड है, तो वो लीगल मैक्सिम आपको ये याद होनी चाहिए। एग्जैक्ट याद हो ना हो, बट लिखने के लिए तो एग्जैक्ट याद चाहिए, बट मल्टीपल चॉइस में आप ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है। मैक्सिम कहती है आई इनकम्बिट प्रोबेशियो क्वी डिसिट नॉन क्वी नेगेट। इसका इंग्लिश वर्जन होता है द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन ही हु अफर्म्स नॉट हु डिनाइज। जो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस व्यक्ति के ऊपर होगा, ये उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो अफर्म्स करता है किसी फैक्ट को कि ऐसे फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे तथ्यों का अस्तित्व है, जो व्यक्ति ऐसा प्रख्यात करेगा, अफर्म करेगा, असर्ट करेगा, उस व्यक्ति के ऊपर बर्डन होगा उन फैक्ट्स को प्रूव करने का जिनको वो असर्ट कर रहा है कि इनका अस्तित्व है। ये लीगल मैक्सिम यही बात करती है। और सेक्शन 104 एंड सेक्शन 105 बेयर एक्ट में किस तरीके से लिखी गई है, बेयर एक्ट से हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग मोटा रजिस्टर लेकर बैठ जाइए, पेन लेकर बैठ जाइए और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो भी बातें हैं उनको आपको नोट करते रहना है। तो मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है। तो ये है सेक्शन 104 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज, और इसका आप हेडिंग देखेंगे तो हेडिंग कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ। इस बर्डन ऑफ प्रूफ हेडिंग को आपको देखने से लग रहा होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ की डेफिनेशन सेक्शन 104 में दी गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बर्डन ऑफ प्रूफ की डेफिनेशन कौन सी सेक्शन में है, तो आपका जवाब भी यही होना चाहिए 104 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बर्डन ऑफ प्रूफ सबूत के भार की परिभाषा दी गई है। क्योंकि देख लीजिए लिखा हुआ भी ऐसे ही है, और कहीं ना कहीं जब इसके अंदर की लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो जो डेफिनेशन मैंने बताई थी उससे कहीं हद तक ये मैच करेगी। तो आपका जवाब तो यही होगा आंसर में कि डेफिनेशन कहां दी गई है, 104 में, चाहे वो एग्जैक्ट डेफिनेशन ना होकर यहाँ पर 2 बातें कही गई हैं। एक पार्ट में एक तरीके से डेफिनेशन बताने की कोशिश की जा रही है और दूसरे पार्ट में ये बताया जा रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ होगा किसके ऊपर। तो देखिए लैंग्वेज क्या कहती है, whoever desires any court to give judgment। इसके अंदर 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। इस सेक्शन के अंदर 5 इंग्रेडिएंट जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक ये सेक्शन कंप्लीट नहीं होगी। और पहला इंग्रेडिएंट है ये वाला, whoever desires any court to give judgment। यानी कोई व्यक्ति है, कोई पार्टी है, वो कोर्ट से ऐसी इच्छा रखता है, ऐसी चाहत रखता है कोर्ट से कि वो एक जजमेंट दे। कोर्ट कोई जजमेंट दे, किसके बारे में जजमेंट दे, तो दूसरा इंग्रेडिएंट शुरू होता है एज टू एनी लीगल राइट और लायबिलिटी। कोई भी लीगल राइट है या लीगल लायबिलिटी है, इसके बारे में जजमेंट किसी कोर्ट से कोई व्यक्ति चाहता है, ऐसी डिजायर है किसी व्यक्ति की या किसी पार्टी की। अब ये लीगल राइट और लीगल लायबिलिटी है कैसे। अब यहां से आगे के फ्रेजेस को अगर आप देखेंगे तो जो डेफिनेशन मैंने बताई थी कहीं ना कहीं वहां जाकर ये हिट करेंगे वर्ड्स। तो ये लीगल राइट और लीगल लायबिलिटी जिनके बारे में वो जजमेंट चाहती है पार्टी, these are dependent on the existence of facts। ये जो लायबिलिटी है और ये जो राइट है ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, कुछ तथ्यों का अस्तित्व है
उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर करता है ये विधिक अधिकार और विधिक दायित्व। अर्थात कि जब तक इन फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर दिया जाएगा तो ये लीगल राइट और लीगल लाइबिलिटी डिसाइड नहीं होगी। इट मींस ये लीगल राइट और लीगल लाइबिलिटी कहां बैठी हुई है, इसका आधार क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स। और कौन से फैक्ट्स? विच ही असर्ट्स। ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको वो अफर्म कर रहा है, असर्ट कर रहा है, हिंदी में बोलते हैं प्रख्यात। प्रख्यात वो कर रहा है, असर्ट का मतलब प्रख्यात होता है। इट मींस वो पार्टी, हुएवर, प्रख्यात कौन कर रहा है? ही कौन है? हुएवर। वो पार्टी असर्ट करती है कुछ तथ्यों का एग्जिस्टेंस, कि ये तथ्य एग्जिस्टेंस में हैं, अस्तित्व में हैं, और इन्हीं पर डिपेंड करता है उसका लीगल राइट या किसी की लाइबिलिटी, और कहता है इसके बारे में कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है, डिजायर करता है कि आप एक जजमेंट सुना दीजिए। तो आगे के वर्ड्स कहते हैं मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट एग्जिस्ट। कौन? whoever must prove that those fact exist। ये व्यक्ति जिसने ऐसी डिजायर की थी कोर्ट से इस तरीके की कि इन लीगल राइट और लीगल लाइबिलिटी के बारे में आप जजमेंट दीजिए, जो लीगल राइट और लाइबिलिटी किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, तो वो पार्टी मस्ट प्रूव, मस्ट, वही पार्टी मस्ट प्रूव उन फैक्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की ड्यूटी उस पार्टी की होगी। ऐसी बात यहां पर कही गई है। यहां पर देखने से ऐसा लगता है कि ये डेफिनेशन नहीं है, एक्चुअल में है भी नहीं। यहां पर तो ये बताया जा रहा है कि कौन सी पार्टी है, हुएवर है कौन और इसकी ड्यूटी क्या है। हुएवर एक ऐसा व्यक्ति, ऐसी पार्टी है जो कोर्ट को अप्रोच किया है अपने कुछ राइट्स मांगने के लिए या किसी की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कराने के लिए, कि ये इसकी लाइबिलिटी है, इसको ये पनिशमेंट दिया जाए, मेरे ये राइट्स हैं, मुझे ये राइट्स दिलाए जाए। वो जब अप्रोच करती है कोई पार्टी तो कुछ फैक्ट्स को अफर्म करती है, असर्ट करती है कि ऐसे फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं जिनके कारण मैं अपना लीगल राइट मांग रहा हूं या किसी की लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं। तो वैसी पार्टी मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट एग्जिस्ट। दोज फैक्ट बोले तो ये फैक्ट जो उसने असर्ट किए कि ये एग्जिस्ट करते हैं, इनको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं। और जब जब प्रूव की बात आएगी तो प्रूव्ड की डेफिनेशन आपके माइंड में आनी चाहिए। और प्रूव्ड की डेफिनेशन के बारे में कितनी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि दो तरीके से कोर्ट मानती है किसी फैक्ट को कि वो फैक्ट प्रूव हो गया है। एक तो खुद बिलीव कर ले कि हाँ इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, या फिर खुद बिलीव नहीं करती है तो फिर वो प्रूडेंट पर्सन की सपोजिशन देख ले कि उन सर्कमस्टांसेस में प्रूडेंट पर्सन क्या मानता है कि इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है या नहीं। अगर प्रूडेंट पर्सन मानता है इन सर्कमस्टांसेस में किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस है तो कोर्ट भी मानेगी कि इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है और उस फैक्ट को प्रूव्ड मान लिया जाएगा। तो एक्चुअल में यहां पर कोर्ट को डिसाइड करना है कि कोई फैक्ट प्रूव हुआ या नहीं हुआ, बट किसके थ्रू? आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। इस मैटर्स में बहुत सारी बातें हो सकती है, जनरली आप एविडेंस मान लीजिए। एविडेंस को कंसीडर करने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस फैक्ट का एग्जिस्टेंस प्रूव हुआ या नहीं हुआ। अगर एग्जिस्टेंस प्रूव हुआ तो कोर्ट मान लेगी कि हाँ ये फैक्ट प्रूव हो गया है, बट ये ड्यूटी किसकी होगी इसके एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की, एविडेंस लाने की? वो उस पार्टी की होगी जो पार्टी डिजायर करती है कोर्ट से कि वो जजमेंट दे या उसके फेवर में कोई रिलीफ दे। ये बात हुई सेक्शन 104। इसी में सेकंड पार्ट है और यहां पर ये बताया गया एंड, एंड व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव, व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव। बाउंड का मतलब लीगली बाउंड, लॉ ने कहीं ना कहीं बाउंड किया है किसी पर्सन को प्रूव करने के लिए द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट। किसी तथ्य के अस्तित्व को प्रूव करने के लिए लॉ ने किसी पर्सन को बाउंड किया है, तो ऐसी स्थिति में इट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन। ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो अभी यहां पर बताया गया, ये लाइज ऑन दैट पर्सन जिसको लॉ ने बाउंड किया है कि वो उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव करेगा।
तो यहाँ दो पार्ट हैं एक 104 में। ये वाला पार्ट बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखने पर फर्स्ट पार्ट से भी यही दिख रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पार्टी पर है जो किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को असर्ट करती है लायबिलिटी और राइट के बारे में जजमेंट लेने के लिए। लेकिन आप देखिए, मैंने वीडियो में आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब पूरे केस को प्रूव करने की बात होती है वही बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाता है, और जहां पर एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने की बात होगी तो वो ऑनस कहलाएगा। मैं यहां पर आप इस मीनिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि कहां ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, यह कहा गया कि वो जो राइट है या लायबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स। ये जो राइट है या लायबिलिटी है ये तो बिना इन फैक्ट्स की एग्जिस्टेंस के कहीं टिकती नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है उस राइट का और लायबिलिटी का। इट मींस कि ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स है, फैक्ट्स एक से अधिक फैक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि हर सिंगुलर में लॉ के अंदर प्लूरल भी इंक्लूड होता है, हर सिंगुलर में प्लूरल इंक्लूड होता है और हर प्लूरल में सिंगुलर इंक्लूड होता है। तो अगर कोई फैक्ट, अगर कोई राइट या अगर कोई लायबिलिटी केवल एक फैक्ट पर निर्भर करती है तो केवल उस फैक्ट को प्रूव कर देने से पूरा केस प्रूव हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा फैक्ट्स पर निर्भर करती है कोई राइट और लायबिलिटी तो फिर जब तक सारे फैक्ट्स को प्रूव नहीं कर दिया जाएगा वो राइट या वो लायबिलिटी प्रूव नहीं होगी। तो किसी भी केस में, क्रिमिनल केस में, जैसा मैंने आपको समझाया था चोरी के केस में, अगर चोरी के सारे इंग्रेडिएंट के आधार पर किसी पर्सन की लायबिलिटी बेस्ड है तो वो सारे इंग्रेडिएंट की एग्जिस्टेंस जब तक प्रूव नहीं हो जाएगी तब तक वो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं कहलाएगा। तो वो डेफिनेशन के जब कंप्लीट केस को प्रूव करने की बात आती है तभी बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाता है। अब यहां पर कुछ वर्ड्स आपने देखे, एक राइट और लायबिलिटी और दूसरा देखा असर्ट्स। इन तीन वर्ड्स को देखने के बाद आपको एक फ्रेज याद आनी चाहिए, एक्सप्रेशन आपको याद आना चाहिए। फैक्ट्स इन इशू, विवादक तथ्य। जब विवादक तथ्य की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी के नेचर, एक्सटेंट, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, इनकी बात होती है। और राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी के नेचर, एक्सटेंट, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को क्या करता है, एक व्यक्ति असर्ट करता है, तो असर्ट भी यहां पर आ जाता है। तो ये तीन वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको फैक्ट इन इशू देखने, फैक्ट इन इशू से लिए गए हैं, लेकिन यहां पर डिसेबिलिटी छोड़ दिया और यहां पर बाकी केवल और केवल एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर एंड एक्सटेंट की बात नहीं हो रही। इस तरीके से थोड़ा आप कंपेयर करेंगे तो आपको प्रोविजंस याद रह जाते हैं, तो मेरा मानना है कि आप कंपेयर जरूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीन वर्ड्स आपको फैक्ट इन इशू से कनेक्ट कराते हैं इस वाली सेक्शन को। अब दूसरा क्वेश्चन कि क्या ये सेक्शन 104 केवल और केवल सिविल प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल है या फिर ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर भी एप्लीकेबल है? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए दोनों पर एप्लीकेबल है। कारण क्या है दोनों पर एप्लीकेबल होने का? कि कहीं भी यहां पर लिमिटेड नहीं किया गया कि ये सेक्शन केवल सिविल में एप्लीकेबल होगी या केवल और केवल क्रिमिनल में एप्लीकेबल होगी। जहां पर लिमिट नहीं किया गया है तो वो प्रोविजन फिर दोनों पर एप्लीकेबल होगा। आप अपनी जानकारी के लिए नोट कर लीजिए कि जब ये इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था तो टोटल मिलाकर 16 प्रोविजन ऐसे थे जो केवल और केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल होते थे, सिविल पर एप्लीकेबल नहीं होते थे। लेकिन आज की डेट में जब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना तो केवल 12 प्रोविजन ऐसे हैं जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप इनका नंबर जानना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, पहले ये इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो सेक्शन 10 होती थी, अब सेक्शन 8 हो गई, नंबर 1 प्रोविजन। नेक्स्ट सेक्शन 24 से 30 भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये 7 प्रोविजन और थे जो अब सेक्शन केवल 3 प्रोविजन में सिमट कर रह गए हैं, 22, 23 एंड 24। पहले 7 प्रोविजन थे, अब कितने में हो गए? केवल 3, तो 4 यहां से हट गए, इसीलिए 16 की बजाय अब 12 प्रोविजंस ऐसे हैं जो केवल और केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे
तो एक प्रोविजन पहले था 105 जो अब 108 हो गया है, जहां पर प्रिजम्पशन की बात होती है और ये कहा गया, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात होती है और ये कहा गया कि अगर कोई पर्सन जनरल एक्सेप्शंस में अपने एक्ट को जनरल एक्सेप्शंस में ले जाना चाहता है, स्पेशल एक्सेप्शन में ले जाना चाहता है, प्रोविजन में ले जाना चाहता है, प्रोवाइजो में ले जाना चाहता है, तो उसी पर्सन के ऊपर ड्यूटी होगी ये प्रूव करने की कि उसका एक्ट जनरल एक्सेप्शन में, स्पेशल एक्सेप्शन में या प्रोवाइजो में आता है। ये ड्यूटी उसी की होगी। ये बताती थी सेक्शन 105 जो अब 108 हो गई है। अब नई सेक्शंस ऐड की गई थी। 11A हुआ करती थी पहले, आज की डेट में 115 बी ऐसे हो गई है, जहां पर प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस के बारे में बात हुई, कुछ ऑफेंसेस की प्रिजम्पशन की जा रही है। एक सेक्शन थी इसके आगे 113A जो आज की डेट में 117 हो गई है। एक थी 113B जो आज की डेट में 118 हो गई है। 113 में क्या है? अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। अगर शादीशुदा कोई लड़की है और उसने सुसाइड कर लिया है तो कुछ फंडामेंटल फैक्ट प्रूव कर दिया गया, तो ये सेक्शन ये प्रिज्यूम करने के लिए कहती है कोर्ट को कि आप प्रिज्यूम कर लीजिए कि उस मैरिड वुमेन को अबेट किया गया था ऐसी सुसाइड कमिट करने के लिए। सेक्शन 113B जो आज की डेट में 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, यहाँ पर डोरी डेथ की प्रिजम्पशन है। उन्होंने कहा गया है कि ये सर्टेन फंडामेंटल फैक्ट हैं और इनमें अननेचुरल तरीके से अगर डेथ हुई है, अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस डेथ हुई है किसी मैरिड वुमेन की, तो मान सकते हैं, कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा, सेल्फ प्रिज्यूम, कि वो डोरी डेथ है। इसके बाद में एक सेक्शन और है 114A हुआ करती थी जो आज की डेट में 120 हो गई, 120 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यहाँ पर प्रिजम्पशन है कि सर्टेन रेप केसेस में कंसेंट को प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो एब्सेंट है, कंसेंट नहीं थी ऐसा प्रिजम्पशन किया जाएगा रेप केसेस के बारे में, क्योंकि कंसेंट रेप केसेस में एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और उसको प्रूव करना प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होती थी। बट अब जब से ये सेक्शन 114 कैपिटल ए जो अब 120 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गई है, इसने प्रिज्यूम करना पड़ेगा कोर्ट को कि कंसेंट एब्सेंट थी, बशर्ते कि पहले वो प्रोसिक्यूटर्स कोर्ट में आए और बोले कि हाँ मेरी बिना कंसेंट के ऐसा ऐसा इस व्यक्ति ने किया है। तो ये टोटल मिलाकर, अच्छा एक सेक्शन और रह जाती है, 133 हुआ करती थी पहले, अकम्प्लिस के बारे में बताया गया था। अकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड अनदर अक्यूज्ड पर्सन, जो आज की डेट में 138 भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये टोटल मिलाकर 12 सेक्शंस हैं, इनको आप नोट कर लो, एक बार रिवर्स करके देख लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूं तो वहां से नोट कर लो। ये केवल और केवल 12 सेक्शंस हैं जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर ही एप्लीकेबल होती हैं, अदरवाइज बाकी सारी सेक्शंस हैं वो सिविल एंड क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल होती है। तो सेक्शन 104 में इतना ही कुछ है। अब इसके अगर आप इलस्ट्रेशन देखेंगे तो उससे थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों को आ जाएगी। देखिए इलस्ट्रेशन ए, ये कहता है ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट, वही लैंग्वेज है एकदम। देखिए जब आपको क्वेश्चन किसी एग्जाम में आएगा तो आपको वर्ड्स पर ध्यान देना है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये प्रोविजन सेक्शन 104 का है या 105 का है। अगर आप वर्ड्स पर ध्यान देंगे तो आप सही से अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका सही आंसर क्या है। जब डिजायर वर्ड आपको मिले तो आपका आंसर 104 ही होना चाहिए, क्योंकि डिजायर वर्ड 105 में नहीं है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, अभी बताऊंगा आपको। देखिए इलस्ट्रेशन कहता है ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर अ क्राइम। एक क्राइम की पनिशमेंट बी को दे दी जाए, ए ने ऐसी इच्छा की है कोर्ट से कि ऐसा जजमेंट आप सुनाइए, और विच ए सेज बी हैज कमिटेड। ये कहता है कि ये उस क्राइम का पनिशमेंट आप बी को दे दीजिए जो बी ने क्राइम कमिट किया है। अब यहां पर डिजायर किसकी है? ए की है। और सेक्शन 104 क्या कहती है कि वो व्यक्ति जो कोर्ट के पास अपनी डिजायर लेकर जाता है, अपनी इच्छा लेकर जाता है कि आप ये जजमेंट दे दीजिए,
किसी की लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बी को पनिश करने की बात आ रही है तो मीन्स बी की लाइबिलिटी है, यहाँ राइट नहीं है। तो बी की लाइबिलिटी के बारे में कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि आप जजमेंट दे दीजिए, तो यहाँ पर कौन सी सेक्शन फॉलो हो रही है? 104 के वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहा गया कि ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड द क्राइम। अब ये ए की ड्यूटी होगी, ए की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस क्राइम के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है उनको प्रूव करे, और तभी प्रूव हो पाएगा कि बी हैज कमिटेड द क्राइम। अगर उस क्राइम के एक भी इंग्रेडिएंट को प्रूव नहीं कर पाया तो बी फिर प्रूव नहीं कर पाएगा कि बी ने क्राइम कमिट किया है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पनिशमेंट केवल उस व्यक्ति को दी जा सकती है जिस व्यक्ति ने अपराध किया हो, और अपराध क्या है वो डिफाइन किया गया है एक पर्टिकुलर सेक्शन में, और डिफाइन करने का मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। जैसे कि चाय में कुछ इंग्रेडिएंट पड़ते हैं, चाय है, दूध है, चीनी है, पानी है। अगर इनमें से आप एक इंग्रेडिएंट को मिसिंग कर देंगे तो वो चाय नहीं कहलाएगी। इसी तरीके से क्राइम के कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, अगर किसी ऑफेंस में 5 इंग्रेडिएंट हैं तो जब तक वो पांचों प्रूव नहीं हो जाएंगे तब तक वो पर्टिकुलर क्राइम नहीं कहा जाएगा, और क्राइम नहीं है वो तो फिर बी ने वो पर्टिकुलर क्राइम नहीं किया तो उसकी लायबिलिटी नहीं, फिर उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर ए मस्ट प्रूव, अगर ये एग्जाम्पल दे दिया जाए आपको एग्जाम में और पूछा जाए कि कौन सी सेक्शन ये बात कहती है तो 104 को आप किस तरीके से लगाएंगे? देखिए अभी तो आप 104 पढ़ रहे हैं तो आसानी से आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ ये 104 का एग्जाम है, लेकिन जब एग्जाम्पल में आपको 104 भी मिलेगी, 105 भी मिलेगा, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहचानने के लिए एक तो डिजायर वर्ड पर आपको कंसंट्रेट करना है, दूसरा कि कोई राइट है क्या या कोई लायबिलिटी है क्या, और इसको असर्ट कर रहा है क्या कोई एक व्यक्ति। असर्ट तो सेक्शन 105 में भी करेगा, मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा तब आपको डिफरेंस दिखेगा। तो बेसिक डिफरेंस के लिए डिजायर वर्ड आपको मिले तो आपको समझना चाहिए कि 104 है, और बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है कि जो व्यक्ति कोर्ट के पास जा रहा है अगर उसने प्राइमा फेसाई अपने केस को नहीं प्रूव किया तो वो एंटाइटल नहीं होगा जजमेंट का अपने फेवर में, इसलिए उसी के ऊपर ड्यूटी है कि वो प्रूव करे, अपने केस को प्रूव करे। 104 बात करता है टोटल केस को प्रूव करने की। तो इलस्ट्रेशन सेकंड देख लीजिए, बी ए डिजायर्स, अगेन डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट, सेम बात लिखी है दैट ही इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन द पोजेशन ऑफ बी। ये कहता है कोर्ट के पास जाकर ए कि जो लैंड बी के पोजेशन में है, बी के कब्जे में है, वो लैंड तो ए की है, ए मैं उसका एंटाइटल्ड हूं बाय रीजन ऑफ फैक्ट्स व्हिच ही असर्ट्स। कुछ फैक्ट्स उसने दिए अपनी प्लीडिंग्स में और उनको कहता है कि इन फैक्ट्स के कारण मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो लैंड बी के पोजेशन में है, जो लैंड बी के पोजेशन में है उसका एंटाइटलमेंट मेरा है, मैं उसके लिए एंटाइटल्ड हूं, तो आप मुझे ये लैंड दिलवा दीजिए, मेरे फेवर में आप जजमेंट दीजिए। तो यहां पर अपने राइट को क्लेम कर रहा है, वो कहता है कि मेरा राइट है इस लैंड पर, मेरी ओनरशिप है, तो आप मेरे राइट को मुझे दिलवा दीजिए। लेकिन किसने असर्ट किया है? ए ने असर्ट किया है, एंड बी विच बी डिनाइज, बी ने ऐसा डिनाई कर दिया कि ये फैक्ट जो कह रहा है, जिनको असर्ट कर रहा है, ये ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स है, बी ने डिनाई कर दिया। तो आपको वो लीगल मैक्सिम याद रखनी है कि जो डिनाई कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर नहीं होगा, जो असर्ट कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। इसने कहा सपोज सर्टेन फैक्ट्स की यहां पर बात की जा रही है, बाय रीजंस ऑफ फैक्ट्स व्हिच ही असर्ट्स। मान लीजिए वो ये कहता है कि जो लैंड बी के पोजेशन में है, ए कहता है कि ये तो इसका ओनर तो मैं हूं। अब क्यों कह रहा है, वो फैक्ट्स क्या है? वो फैक्ट्स हैं, कहता है कि जो बी का फादर है सी, इसने विल की हुई है मेरे नाम पर, इस विल के कारण, इस विल की एग्जिस्टेंस के कारण मैं ओनर हूं उस लैंड का जो बी के पोजेशन में है। बी पोजेशन में क्यों है? क्योंकि सी की लैंड थी, सी का बेटा है बी,
तो वो इनहेरिटेंस से बी के पोजीशन में है प्रॉपर्टी, लेकिन सी ने एक विल की है मेरे फेवर में, उसके कारण मैं इसका ओन। अब असर्ट क्या कर रहा है कि इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को असर्ट कर रहा है ए, सी के द्वारा बनाई गई एक विल को असर्ट कर रहा है। तो सेक्शन 104 कहती है कि जो पर्सन अपने राइट को असर्ट करेगा, अपने राइट के लिए जजमेंट मांगने के लिए किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को असर्ट करेगा, तो विल की एग्जिस्टेंस ए ने असर्ट की है, तो ए की ड्यूटी बनती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर हुआ कि इस विल की एग्जिस्टेंस को वो प्रूव करे। बी ने डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई विल नहीं है जी, तो यहां बी की ड्यूटी नहीं है ये प्रूव करने की कि विल की एग्जिस्टेंस नहीं। देखिए, नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव करना बड़ा टफ होता है, किसी एग्जिस्टेंस को प्रूव करना आसान होता है, इसलिए लॉ भी वही चाहता है कि जो आसान काम है उसको किया जाए। किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस का मतलब है पॉजिटिव फैक्ट, किसी फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब है नेगेटिव फैक्ट। तो लॉ ये चाहता है जनरली कि पॉजिटिव फैक्ट को प्रूव कर दिया जाए। तो ए ने असर्ट किया एग्जिस्टेंस विल की, तो ए की ड्यूटी है कि वो प्रूव करे कि हाँ विल एग्जिस्ट करती है, और अगर ये प्रूव नहीं कर पाया तो फिर ये गया। यहां पर क्या कहा गया, ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट्स, जिन फैक्ट्स के कारण वो असर्ट कर रहा है कि जो बी के पोजीशन में लैंड है वो मेरी है, उन फैक्ट्स को प्रूव करने की, उन फैक्ट के एग्जिस्टेंस के प्रूव करने की ड्यूटी ए की ही होगी, ये 104 कहते। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये इलस्ट्रेशन से और लैंग्वेज से 104 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में 104 को ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 105 देखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि 104 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड काफी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए, और डाउट नहीं है तो भी आप लिखकर बताइए कि आपके डाउट दूर हो गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।